हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खत्री मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस क्लास में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उन सारे के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा और उसकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है उसको आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि आज का जो क्लास है उसमें पूरी तरह से प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है। अगर आपका प्रीवियस क्लास अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास देख रहे हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो पहला वाला पार्ट है वो देखिए, क्योंकि पहले पार्ट को बिना समझे आज की क्लास को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पार्ट देखते हैं और आज की पार्ट को आप कवर करते हैं तो फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ आपका रह नहीं जाएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक स्पेशल सेशन सिर्फ क्वेश्चन का ही रखा हूँ, ताकि आप एक सेशन में आप अच्छे से उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझिए और एक सेशन में आप जो है पूरे अच्छे से उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से GIF मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि बिना ये अच्छे से आपका सेट हुए आज जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तब फिर आप अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हम बहुत ही इजी सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या सोल्व करना है, आपका एक इक्वेशन दिया गया है, आपको सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो सबसे खासियत है कि इसमें क्या लगा हुआ है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। देखने में तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, लेकिन इसमें एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा तभी आपका x की वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो चीज़ें होंगी उसको मैं डील कर लूँगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आपका जो x दिख रहा है ना, उसको आप कुछ मान लीजिए। तो मैंने मान लिया, इसको क्या मान लिया, u मान लिया। अगर मैंने इसको u मान लिया तो ये आपका एक्सप्रेशन कैसा हो गया, u स्क्वायर माइनस का 5u प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब आप इसको या तो आप फार्मूला से इसको सोल्व कर दीजिए या फिर आप फैक्टराइज कर दीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो u स्क्वायर माइनस का 4u माइनस का u प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, u माइनस 4 माइनस का 1 u माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपका u क्या आएगा, u माइनस 1 इंटू u माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगा, u की वैल्यू आएगा आपका 1 एंड u इक्वल टू क्या आएगा 4। u की दो वैल्यू आएगा, लेकिन आपने u किसको माना था, तो आपने u तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माना था। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है, यही दो चीज़ होगा ना। और अल्टीमेटली आपको इसको सोल्व करना है मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n हो, n आपका कैसा हो, इंटीजर हो, तो x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू हमेशा n से बड़ा और n प्लस 1 से छोटा होता है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू कैसा होता है, तो n से लेकर n प्लस 1 की ओर होती है। बात समझ आया। तो अगर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगा
इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 से लेकर 5 तक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका आप क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों का आंसर हो जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, दोनों का यूनियन, ठीक है, ये दोनों का यूनियन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ये आपको देखने में क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा था तो मैंने क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअली में इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका इन्वॉल्व था। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है तो लास्ट में मैंने फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख दिया, ठीक है। और आपको सिंपली अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आना होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आने के लिए मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी बता रखी है। उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होता है, n से लेकर n+1 होता है, ठीक है। मतलब कि आप ये ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर 2 पर, 1 से लेकर 2 तक, 1 पर आपका क्लोज, 2 पर ओपन, ठीक है। x इक्वल टू 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4 से लेकर 5 तक, 4 पर क्लोज, 5 पर, ठीक है। या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। दोनों के बीच में और लगा दीजिए या यूनियन लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपका क्वाड्रेटिक की तरह, लास्ट में ये थोड़ा सा यूज हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो मैं बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी तो मैं आपको ऑलरेडी बताया भी हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा मतलब कोई परेशानी आपकी होनी नहीं चाहिए। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। क्या है आपका, आपसे बोल रहा है कि इसके कितने, आपका ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आप इसका सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए, आप फाइंड आउट करके बताइए, इसके सॉल्यूशन को निकालिए और ये निकाल कर बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन है, मतलब द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे ही आपको ये डब्बा दिखा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आपको कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इस टाइप का, वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखा तो आपको वो प्रॉपर्टी दिमाग में आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर डब्बा ऑफ x प्लस डब्बा ऑफ माइनस x हो, ठीक है, तो ये आपका 0 होता है कब, जब आपका x होता है इंटीजर, ठीक है। और ये होता है 1 कब, ये होता है 1 कब, जब आपका x इंटीजर नहीं हो तब। बात समझ में आया। ये आपका 0 होता है जब आपका x इंटीजर हो, और ये होता है 1 जब आपका x इंटीजर नहीं हो। अब मैंने एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंटीजर ले लीजिए तो 2 और प्लस माइनस का 2, इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 और -2 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो आप ले लीजिए क्या 3.5 और माइनस का 3.5, तो ये 3.5 का क्या होगा 3, अब -3.5 का क्या होगा, -3.5 का हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो यहाँ से क्या आ गया -1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्या होता है, ये माइनस का 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये माइनस का आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर डब्बा ऑफ x प्लस डब्बा ऑफ -x अगर आपका इंटीजर हो तो ये दोनों का सम 0 होगा, अगर आपका x इंटीजर ना हो तो ये दोनों का सम क्या होगा -1। ये आपको प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो श्योर है कि मुझे ये वाला चीज़ हटाना होगा। ये आपका जो डब्बा दिख रहा है, मतलब कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, उसको तो हटाना होगा, तभी जाके आप सोल्व कर पाइएगा। तो
ये वाला जीरो होता है कब, आपको ये तो पता नहीं है ना कि एक्स आपका इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, ये तो आपको पता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्स आपका इंटीजर है या नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो फिर आपको दोनों केस लेकर चलना पड़ेगा। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट, जब आपका क्या हो, एक्स इंटीजर हो, एक्स आपका इंटीजर हो। बात समझ में आ रहा है, एक्स कैसा हो, इंटीजर हो। तो अगर एक्स इंटीजर होगा तो दिस प्लस दिस का सम क्या होगा, जीरो। दिस प्लस दिस का सम क्या होगा, जीरो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। ठीक है, यही होगा ना। अगर अब भाई एक्स तो कुछ भी हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है या नॉन इंटीजर हो सकता है। तो अगर इंटीजर होगा तो इस दिस प्लस दिस की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कर दिए, आप इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात तो बराबर ही, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आराम से आप इसका निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका फार्मूला है उससे निकाल सकते हैं। माइनस का b मतलब का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस का 4ac, ये हो गया प्लस। ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2a, ये होगा 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने केस फर्स्ट में क्या माना था, केस फर्स्ट में माना था कि आपका x इंटीजर होना चाहिए। आपने केस फर्स्ट में माना था कि आपको x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप x को इंटीजर मानकर आपने इसकी वैल्यू क्या लिखा था, जीरो। और जीरो लिखने के बाद आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो आया था, और फिर वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, लेकिन आपने माना था x इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, क्या वो आपका इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये आपका एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो अगर ये आपका इंटीजर नहीं है और आपने मान के चला था कि आपका इंटीजर होना चाहिए, तो फिर दोनों में क्या कॉमन हुआ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आया, तो x की वैल्यू 5 आया। आप 5 बोलिए या फिर नो सॉल्यूशन बोलिए। 5 मतलब होता है इम्प्टी, मतलब कि कुछ भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। या तो आप यहाँ से बोलिए नो सॉल्यूशन या 5 बोल दिए। बात समझ में आ रहा है, क्यों बोल दिए, क्योंकि जो आपका x की वैल्यू आ रहा है वो आपका इंटीजर नहीं है। लेकिन आपने केस मान के क्या चला था कि आपका x इंटीजर होना चाहिए। आपने x इंटीजर मान के चला, तभी तो आपका ये सारा काम आया। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो आंसर आया वो आपका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आते हैं केस 2 में, अब आते हैं केस 2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 2 क्या होगा, या तो आपका x इंटीजर होगा या फिर x इंटीजर नहीं होगा। x इज नॉट इक्वल टू i, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ i। अगर x आपका इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं होगा तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। अभी मैंने बोला था प्रॉपर्टी, माइनस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, यही होगा ना। -1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, ये से कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू आएगा, एक x की वैल्यू आएगा 0 और दूसरा आएगा 3। अब आपने माना क्या है, माना है कि आपका x इंटीजर नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर कैसे आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। आपने माना कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो आपका इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन है क्या, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आया, यहाँ से x की वैल्यू 5 आया। या तो आप x की वैल्यू 5 बोलिए या फिर नो सोल्यूशन बोलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप जो केस मान के चल रहे हैं, तो जो आपका लास्ट में आपका जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, क्या वो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि कॉमन तो होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन नहीं होगा तो फिर केस मानने का मतलब क्या था। आप जब केस मान के चल रहे हैं कि एक्स आपका इंटीजर नहीं हो, आप शुरू से ही मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और लास्ट में पता चल रहा है कि आपका इंटीजर ही आ गया, इसका मतलब कि हम जो माने वो गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब कि ऐसा होगा ही नहीं, मतलब ये वाला केस में आपका कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका ना तो इसमें कोई सोल्यूशन मिला और ना तो कोई इसमें कोई सोल्यूशन मिला।
तो फिर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले कितने। और दो ही केस बन सकते हैं, या तो आपका इंटीजर हो सकता है या फिर नॉन इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी आपके कोई सॉल्यूशन नहीं निकले और इस केस में भी आपके कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, तो फिर हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया कितना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 0, ठीक है, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हेंस आप क्या लिखेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा आपका क्वेश्चन है, बस आपको ये करना था कि आपको ये वाला आपका प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि ये वाला वैल्यू आपका 0 होगा जब x इंटीजर होगा, -1 होगा जब x इंटीजर नहीं होगा। अब दो केस था, जब इंटीजर होगा जब नहीं होगा, तो दोनों केस के लिए आप सोल्व कर दीजिए। अगर यहाँ पर मान लिया आपने x इंटीजर माना था, यहाँ पर भी अगर वो इंटीजर आ जाता तो फिर जो आपका इंटीजर आ जाता, तो इंटीजर आता तो वही आपका आंसर हो जाता, वो आपके सॉल्यूशन हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने मान के चला इंटीजर, आया नॉन इंटीजर, यहाँ पर मान के चला नॉन इंटीजर, आ गया इंटीजर, मतलब कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है। कॉमन नहीं दिख रहा मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, अगर आप प्रॉपर्टी को जिस तरह से मैंने आपको विजुअलाइज करके आपको प्रॉपर्टी को प्रूव करवाया था, अगर वो आपको याद है तो आप किसी भी तरह का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 4, find the value of ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है। एक तो आपका एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ यूज कर सकते हैं, और आप इसको एक तरह से यहाँ से, मतलब आपको इसका एक आपको ये रिलेशन दिया गया है। आप इसी रिलेशन का यूज करके आपको क्या करना है, x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, और x प्लस वाई फाइंड आउट करके यहाँ पर रखना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश कि हम सबसे पहले हम दो इक्वेशन का यूज करके, मतलब कोई दो एक्सप्रेशन का यूज करके हम जो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला और ये वाला का यूज करके सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई निकालना। हमारा मेन मोटो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई निकालना। तो सबसे पहले हमको x भी निकालना पड़ेगा, फिर y भी निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपना कहाँ पर फोकस करते हैं कि पहले किसी तरह x निकालते हैं। तो हम ये वाला और ये वाला को दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करके, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जब मुझे x की वैल्यू निकल जाएगा तो किसी एक में डालकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर y की वैल्यू जब निकल जाएगा तो x और y की वैल्यू यहाँ पर रख कर सम कर देंगे, फिर उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देंगे। हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं। कैसा होगा, तो दिया हुआ आपका 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी ये था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, अगर उसके अंदर मान लीजिए कोई अगर आपका इंटीजर ऐड है, तो आप इंटीजर को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का n कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इंटीजर अगर इसके अंदर हो तो आप इसको इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि देखिए, आपका ये 4 आपका एक इंटीजर है, तो मैं 4 को क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके। ये तो हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 4। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैंने क्या किया, 4 को बाहर निकाल दिया। अगर ये 4 बाहर निकल गया तो यहाँ से आंसर क्या आया,
ये आ गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2। अब इधर क्या है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 8 है। ठीक है, इसको आप इधर ले आइए, इसको जब इधर लाइएगा तो बचेगा क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसको जब इधर ले जाइएगा तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो मैं बार बार बताया हूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n हो, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है आप अपना जो प्रॉपर्टी याद रखे हैं आप उसको यहाँ से मैच कीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू n से लेके n+1 आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 6 है तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगा 6 से लेके 7 तक। बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया x की वैल्यू। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू करने के लिए क्या करते हैं कि हम किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर इसमें रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू होगा आपका, y की वैल्यू हम ये वाला यूज करके निकाल रहे हैं, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आया कितना है, आया है आपका 6। तो 3 × 6 प्लस का 2, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे रख रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितना होगा, y के वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y निकालना है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और y की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू जब 20 है तो 20 एक इंटीजर है, तो हम क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चा क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 20। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है आपका 6, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो 6 + 20 इक्वल टू कितना हो गया 26, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस 2 इक्वेशन करके लेना है, ये दोनों का यूज करके मैंने x की वैल्यू निकाल लिया। आपको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप जो मैं यहाँ से x निकाला इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। आप मैं यहाँ से करके ये निकाल लिया, फिर इसकी वैल्यू करके y निकाल लिया, फिर अपना पुट कर दिया, जैसे जैसे करना था आपको आंसर आ गया। इसमें बस ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से ये पता चला कि अगर बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर अगर आपका इंटीजर है तो आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो सब कुछ आपको रियलाइज होगा, विजुअलाइज होगा। ठीक है, अदरवाइज फिर सब कुछ डब्बा ही दिखेगा, डब्बा ही दिखेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कुछ भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो इससे रिलेटेड है मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाऊँगा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं वो बहुत शानदार क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन तो अभी करा ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो वाला मैं बता रहा हूँ। जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बता दूंगा तब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दोनों का यूज होता है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों का यूज आना चाहिए, और जनरली एग्जाम में उस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। बट आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ये सब भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, कभी कभी आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि सर सब कुछ ईजी चल रहा है, सच में ईजी है, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये ईजी है, लेकिन समझने के बाद ही ईजी है। अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक टॉपिक है, इसके काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे को दिमाग को हिला सकता है, इस टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये सारे फंक्शन एक क्लास से ज़्यादा के नहीं होते हैं। कोई भी टीचर्स जो होते हैं वो एक क्लास में 1 घंटे क्लास में आराम से उसको कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो खींच रहा हूँ किसी मकसद से ही खींच रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से बिल्डअप हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल सा है क्वेश्चन। सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 6
प्लस, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ये आपको मूड को रिफ्रेश करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। क्या बोल रहा है कि इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ये आपका कैसा है, डब्बा ऑफ एक्स है, डब्बा ऑफ एक्स प्लस 6 है, और ये है आपका डब्बा ऑफ 13 माइनस का एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो आपका इंटीजर वाला पोर्शन है, वो इंटीजर वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ठीक है। इंटीजर वाला फंक्शन को क्या करें, वो जो आपका पोर्शन है उसमें से हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर कर देंगे। तो ये वाला जो दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको प्लस का 6 लिख सकते हैं, मैंने 6 को बाहर कर दिया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस एक्स को रहने दीजिए, आप प्लस का 13 निकाल सकते हैं, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका ऐसे हो गया, प्लस का 13 और 6 19 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए अगर आपका x इंटीजर रहा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका x इंटीजर रहा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये तो प्रॉपर्टी है। अगर आपका x के इंटीजर रहा तो इसकी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 19 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर ये इंटीजर नहीं रहा, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 प्लस का 19 क्या हो जाएगा, 18। बात समझ में आ गई। तो ये तो आपको मोड को रिफ्रेश करने के लिए था, बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो 13 माइनस एक्स है ना, तो जनरली स्टूडेंट्स कभी कभी क्या गलती कर जाते हैं, वो ऐसे कर जाते हैं, 13 को बाहर निकाल देते हैं और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कर देते हैं, जनरली ऐसा कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 13 को बाहर निकाल रहे हो, आप माइनस साइन को बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है ना। आप इंटीजर को बाहर निकालने के लिए आप अलाउ हो, तो आप इंटीजर को बाहर निकालिए ना, ये माइनस साइन को क्यों निकाल रहे हैं, आप इंटीजर को बाहर निकालिए और ये आपका ऐसा रहेगा। बात समझ में आएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x नॉट इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्यों भाई, क्योंकि आप करके खुद देख लीजिए। तो इसका मतलब कि अगर x के बगल में माइनस साइन है, तो माइनस साइन को आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, दोनों का आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही था कि आपको ये बतलाना, ठीक है, कि आप यहाँ से डायरेक्ट इंटीजर जब निकालते हैं तो माइनस एक्स को ऐसा नहीं कि आप माइनस ऐसा करके लिख दीजिए, आपको इस तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व एक्स क्या दिया हुआ है, 2 से बड़ा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3x लेस देन 7.6, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से ये आपका कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब एग्जैक्ट तो x की वैल्यू नहीं आएगा, इनइक्वालिटी है तो कुछ ना कुछ आपका इंटरवल में ही आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फाइनली x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम कुछ देर के लिए इसको t मान लेते हैं, कुछ देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर t मान लेते हैं तो देखिए क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.6, ठीक है। अब देखिए हम एक एक करके डील करते हैं, अगर आपको विजुअलाइज नहीं होगा तो नंबर लाइन पर भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, ये वाला पोर्शन हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप बताइए कि आपका अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का जो आपका t ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा। तो मैंने इस टाइप का आपका प्रॉपर्टी बताया था कि अगर इस तरह का रहे तो अगर आपको t निकालना है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्टी याद है तब तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं याद है तो फिर विजुअलाइज करके देखिए। तो विजुअलाइज कैसे कीजिएगा, अगर नहीं याद है तो, हालांकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप उस चीज़ को याद रखिए। अगर नहीं याद हो तो आप क्या विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए, आपको आउटपुट हमेशा 2 से बड़ा चाहिए। अगर आपको आउटपुट 2 से बड़ा चाहिए
तो अगर आप 2 से 3 के बीच में कुछ भी नंबर रखिएगा तो उसका तो आउटपुट हमेशा 2 ही दे देगा। लेकिन अगर आप 3 या 3 से बड़ा रखिएगा तो उसका आउटपुट हमेशा 3 देगा, जो कि 2 से बड़ा है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा आंसर, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, t इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, यही आएगा ना, t इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। मतलब कि अंदर में 3 या 3 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो जो हमारा आउटपुट देगा हमेशा 2 से बड़ा देगा। अगर हम 2 से 3 के बीच में रख दें तो हमारा आउटपुट तो हमेशा 2 देगा। तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। बात को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको आना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। हालांकि मैं इस तरह सारा विजुअलाइज कराया था। अगर डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है तो फिर डायरेक्ट लीजिए, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1। मतलब कि क्या होना चाहिए, t जो वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा। इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 से बड़ा होना चाहिए t। बात समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए 7.6 वाला आपको ये क्या बोल रहा है। अब आप वो वाला देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है, अब आप इसके बारे में देखिए, ठीक है, क्योंकि हम दोनों डील कर रहे हैं ना, तो हम दोनों को देखेंगे। तो ये हटाता हूँ यहाँ से इसको। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कैसा होना चाहिए, लेस देन 7.6 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 7.6 कब आएगा, मतलब आपका आउटपुट हमेशा 7.6 से छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका ये कोई नंबर लाइन है, ये आपका कोई 7 है, कोई आपका 8 है, ये मान लीजिए आपका 6 है, या आपका 9 है। तो अगर 7 से 8 के बीच में, अगर 7 से 8 के बीच में आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए 7.6 भी रखिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप 7.9 भी रखिएगा तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। मतलब कि अगर आप t की वैल्यू लेस देन 8 रखते हैं, t की वैल्यू लेस देन 8 रखते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 क्या होता है, 7.6 से छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर आप t की वैल्यू 8 से छोटा रखते हैं तो इसकी जो आउटपुट होगी हमेशा 7 आएगा। और 7 क्या मतलब 8 से छोटा, 7 से 8 के बीच में रखिएगा तो वो आपका मतलब कि आप वो 7 आएगा। अगर 6 से 7 के बीच में रखिएगा तब तो वो फिर 6 ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर t की वैल्यू लेस देन 8 यहाँ पर रखते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा लेस देन 7.6 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू हम क्या लिख लें, t की वैल्यू लेस देन 8। बात समझ में आ रहा है। ये थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रॉपर्टी तो आपके हाथ में है ही, प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने इसको कुछ देर के लिए t मान लिया। अल्टीमेटली तो आपको x ही फाइंड आउट करना है ना, और आपने t को किसको माना था, 3x को माना था। तो अगर ये 3x को माना था तो फिर t के जगह पर हम 3x रख देते हैं, तो ये आपका 3 हो गया, ये लेस देन 8 हो गया। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो आपको ये 3 बेकार का लग रहा है तो 3 को डिवाइड कर दीजिए तीनों में, तो पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेस एंड इक्वल टू x हो जाएगा लेस देन 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ रहा है 1 से लेके 8/3। बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। थोड़ा सा बस विजुअलाइज ही करना था। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है, अगर विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो बस विजुअलाइज करना है। मैंने क्या किया, इसको मैंने t मान लिया। अब एक बार मैंने इसको देख लिया, ये क्या लिखा हुआ था, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज ग्रेटर देन 2। मतलब कि आपका आउटपुट हमेशा 2 से बड़ा आना चाहिए। तो हमेशा आउटपुट 2 से बड़ा कब आएगा, जब t की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा। 3 रहेगा तो 3 आएगा, 3 से बड़ा रहेगा तो 3 आएगा, या फिर और कुछ आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो वहाँ से मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ वाला सोचा तो यहाँ वाला सोचा तो हमारा 8 आ गया, फिर 8 लिख दिया। फिर t आपने माना किसको था, 3x को माना था, 3x रख दिया, मैंने आराम से सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब इसी टाइप का एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर ये वाला क्लियर नहीं समझ में आया तो अगले वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस ये विजुअलाइज करना आप जरूर स्टार्ट कीजिए। नंबर लाइन पर जो विजुअलाइज करते हैं ना, इसको करना जरूर स्टार्ट कीजिए। आप एक बार खुद से भी करके देखिए, क्या कि जब तक आपका विजुअलाइजेशन आएगा नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन होने की चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, और खास करके कहाँ पर इक्वलिटी होगा, कहाँ पर इनइक्वलिटी होगा, इस तरह में तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं क्या कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व फॉर x -2 इज ग्रेटर देन माइनस का x इज लेस देन 3.5। बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके सिमिलर है। माइनस का x है तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए t मान लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, -2 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट ऑफ t, और ये है 3.5 से। बात समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ, एक बार मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो इधर थोड़ा साइड में आइए, क्या लिखा हुआ है ये, कि आपका ग्रेटेस्ट ऑफ t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो -2 से बड़ा कब होगा, देखिए अगर ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है, तो ये -2 से आपका बड़ा कब होगा। तो अगर हम देखिए ध्यान से, अगर हम -2 से -3 के बीच में, अगर हम -2 से -3 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है, सही नहीं है। अगर -2 से -1 के बीच में, अगर -2 से -1 के बीच में हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा, जो कि सही नहीं है। अगर 0 से -1 के बीच में कुछ वैल्यू रखते हैं, 0 से -1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर हम -1 से -2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा -2 आएगा, एंड -2 इज नॉट ग्रेटर देन -2, ठीक है। लेकिन अगर -1 से 0 के बीच में रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, एंड -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। अगर हम -1 भी रखेंगे तो एग्जैक्ट -1 आएगा। इसका मतलब यहाँ से मेरी बात क्या निकल कर आ रही है कि t को क्या रखना पड़ेगा, t इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -1, यही रखना पड़ेगा। मतलब t की वैल्यू -1 या -1 से बड़ा होगा तो जो इसका आउटपुट होगा हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, यहाँ से निकला कि -1 से बड़ा होना चाहिए t की वैल्यू। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर आप ये विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। अब जो दूसरा आपका पोर्शन है, हालांकि आप प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट इसलिए नहीं लगवा रहा हूं क्योंकि वो तो आप कर ही सकते हैं, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराने की भी कोशिश करा रहा हूं। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, जो आपका इस तरह का प्रॉपर्टी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन n, तो वहां से आपका जो प्रॉपर्टी था कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू n+1, वो वाला प्रॉपर्टी लगाएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो आप वैसा भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा पोर्शन क्या है, ये बोल रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज लेस देन 3.5, मतलब कि आउटपुट जो है हमेशा 3.5 से छोटा आना चाहिए। तो आउटपुट अगर 3.5 से छोटा आना, जिसका मतलब क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो अगर हम 3 से 4 के बीच में कुछ भी नंबर लें, उसका आउटपुट क्या देगा, 3 देगा। और 3 क्या है, 3.5 से छोटा है, मतलब कि यहाँ से t की वैल्यू क्या आना चाहिए, t की वैल्यू आना चाहिए लेस देन 4। अगर t की वैल्यू अगर आपका लेस देन 4 रहेगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, t की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 4। अगर लेस देन 4 रहेगा तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 3 या 3 से छोटा आएगा, जो कि आपका 3.5 से बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि t इज लेस देन 4। बात समझ में आ रहा है। अब t की वैल्यू क्या आपने रखा था, तो t की जो वैल्यू है आपने -x रखा था। अगर t की वैल्यू -x रखा है तो आप -x पुट कर दीजिए, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इज लेस देन 4, ठीक है। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -4। बात समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखे तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन -4 है एंड लेस एंड इक्वल टू 1 है। अगर इसको इंटरवल में लिखिए तो x इज एलिमेंट ऑफ -4 से 1 है।
बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, x की वैल्यू क्या है आपका -4 से 1 है ना? आसान, बिल्कुल आसान है। आप बस करना क्या है कि आपको अगर इस तरह की इनइक्वालिटी दिया रहे तो जो अंदर में एक्सप्रेशन है उसको कुछ देर के लिए t मान लीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा आइडिया लेके इसका रेंज निकाल लीजिए कहाँ से कहाँ तक होगा। फिर आपने जो माना था उसको रिप्लेस करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही आसान लगा होगा। तो इस टाइप का ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस टाइप का ही आएगा। अगर इनइक्वालिटी वाला आएगा या फिर आपका वो जो मैंने शुरुआत का 2-3 क्वेश्चन कराया उस टाइप का, इस टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लस माइनस इक्वलिटी इनइक्वालिटी में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x plus 1 upon 2 equal to 3, then find x, then find x। ठीक है, then find x। आपका एक क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज होगा जो प्रॉपर्टी मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, तो आप अभी मैं उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप इसको बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका ऐसे रहे, मान लीजिए अगर आपको मैंने 11 प्रॉपर्टी बताया है तो ये मान लीजिए 12वां प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर आपका कुछ ऐसा रहे, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x बाई n प्लस का ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन n प्लस का ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 2 अपॉन n डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? तो जो आपका नीचे है n उससे एक कम तक जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x के बराबर आएगी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपका प्रॉपर्टी है कि अगर ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x बाई n है प्लस का ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन n है, x प्लस 2 अपॉन n है, ऐसे करते हुए चलता जाता है और ये कहाँ तक जाता है? जो आपके डिनोमिनेटर में है उससे जस्ट एक कम तक जाता है। तो अगर सब का सम कीजिएगा तो आएगा आपका x आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेकर ऐसा ट्राई कर सकते हैं, आप ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका एक्चुअल प्रूफ देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा वो लॉन्ग जाएगा और आपको वो काम की भी चीज़ नहीं है, कोई आपका ज़्यादा विशेष ज़रूरत का नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और आपको कोई वैल्यू है तो आप कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर में है n है वो हमेशा हर जगह फिक्स है। ठीक है, ऊपर में आपका x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, कहाँ तक जा रहा है? तो जो नीचे में वैल्यू है उससे एक कम तक जा रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो अगर सबको ऐड किया जाए तो आपका वैल्यू क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x देगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3। आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। आपका डिनोमिनेटर में 2 है और गया कहाँ तक है? तो 2 से एक कम तक, मतलब 1 तक गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप बात को समझिए, यहाँ पर अगर n है, ये आपका 0 है, x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे करके है। अगर नीचे में n है तो कहाँ तक गया है? n माइनस 1 तक गया है। अगर नीचे में 2 है तो कहाँ तक गया है? 2 माइनस 1 मतलब कि 1 तक गया है। तो अगर ऐसा है तो हम ये दोनों का सम को हम क्या ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x नहीं लिख सकते हैं? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो ये वाला प्रॉपर्टी है। अगर मुझे कुछ ऐसा रहता ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x अपॉन 3
प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस 2/3। तो क्या इसके जगह हम x नहीं लिख देते हैं? बिल्कुल लिख देते हैं, क्योंकि देखिए आपका ये नीचे में डिनोमिनेटर 3 है। कहाँ तक गया है? 0 1 2, 3 से 1 जस्ट छोटा, तो तीनों को सम कीजिएगा तो क्या आएगा? ये आएगा। यही तो आपको कह रहा है कि अगर n है तो अगर n-1 तक गया है, मतलब n इसकी जस्ट पीछे तक गया है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक गया है, तो सबका सम क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है। तो अगर मैं, तो ये आपका 2 है तो गया कहाँ? 1 तक गया है, तो ये दोनों का सम क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। अगर ऐसा 3 है तो यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगा? x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं रहता तो आप दिमाग लगाते रहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते भी रहते तो भी आपका एक्यूरेट आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी का यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, इस पर मतलब एक सिंपल सा, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर जो मुझे बेसिक क्वेश्चन बताने थे, जिससे कि आपका प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेटेड में कुछ और अच्छे क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाने के बाद करूंगा, क्योंकि जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन, वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दोनों को मिला के बनते हैं। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हम आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाएंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आज का जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप बना सकते थे, अब करिएगा भी आप, ऐसा बात नहीं है। प्रॉपर्टी बताने का मतलब ही होता है कि आप उसके यूज करें, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक से भी जानने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके जो फाउंडेशन तैयार होते हैं बिल्कुल सॉलिड होते हैं, फिर वो कभी आपके दिमाग से स्लिप नहीं करेंगे। तो मैंने उस तरह का आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश किया। आप क्या कीजिएगा कि एक बार क्वेश्चन को खुद समझने के बाद एक बार क्वेश्चन को खुद कॉपी कलम लेकर और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप विश्वास मेरा मानिए कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ कहीं भी लगता है क्वेश्चन की लेवल को इंक्रीज कर देता है, और कॉन्सेप्ट यही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप कोई लिमिट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर अप्लाई आ गया तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है, वहाँ तो जनरल स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सोल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब कहीं पर भी ऐसा बात नहीं है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहीं पर भी लगा दीजिए और हर जगह ये आता है। आपका डिफरेंशिएशन में आ सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल में तो आता ही आता है, आपका एरिया बाउंडेड बाई कर्व में आपका इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए आता है, ग्राफ से रिलेटेड आ जाता है। तो कहने का मतलब जहाँ कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगता है उस क्वेश्चन की लेवल को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि जनरल स्टूडेंट, जनरल मतलब कि मोर देन 90% स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ही रहता है। ठीक है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, और बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज चला रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लीक से हटा हुआ हूँ। ठीक है, सारा का सारा आपके सिलेबस का ही पोर्शन है। उन्हीं सिलेबस में से जहाँ तहाँ पर से कुछ टॉपिक को कलेक्ट करके हम बेसिक मैथमेटिक्स में ला दिए हैं, और ये वो टॉपिक है जो हर जगह यूज होते हैं। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं फंक्शन में बताता तो भी मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाता जितना मैं अभी बता पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर वहाँ डिटेल में बताने लगे तो फिर जो हमारा लीक है, जो हमारा ट्रैक है, उस ट्रैक से हट जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैं उन सारे चीज़ों से हटकर मैंने अलग से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरी बातों को फॉलो कीजिए। आपको एक लेवल आएगा, एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको मैथ की जो डर है ना वो ख़त्म कर देगा। जनरली जो मैथ के प्रति जो स्टूडेंट में डर है ना, वो डर क्यों है? जब वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनसे बन नहीं पाते तो क्वेश्चन से डर जाते हैं। और वो अच्छे क्वेश्चन बन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनकी बेसिक्स जो है बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे हैं तो मैं इस बात का आपका भरोसा दिलाता हूं कि आप मैथ में आगे क्या करोगे मुझे पता नहीं,
लेकिन आपका मैथ से डर खत्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जहाँ कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरी आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है ना वो उसको छोड़ देती है। तो अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो आपको वो काम भी करना होगा जहाँ पर स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ताकि आप उनसे आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये श्योर है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स, आपको मैथ के प्रति डर खत्म कर देगा। और ये डर को ख़त्म करने के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप समझ ही सकते हैं कि मैं जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतनी वीडियो में आप कितने टॉपिक्स आप पढ़ सकते थे। आपने पिछले भी कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता चलता होगा कि इसमें और उसमें कितना का मतलब फ़र्क है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मैं किसी से कंपेयर नहीं करा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप जो है कैलकुलेट मत किया करो। ठीक है, कि मेरा इतना टॉपिक क्लियर हुआ, इतना टॉपिक क्लियर हुआ। टॉपिक कभी भी ख़त्म हो सकता है। आप देखते होंगे कि जब आपके कोर्स चलते हैं तो कोई ऐसे कोर्स होते हैं जो आपको पूरा 11-12 2 साल में कंप्लीट किया जाता है। जब आप कोई स्टूडेंट्स टारगेट बैच की तैयारी करता है तो उसको 1 साल में ही पूरा कोर्स ख़त्म किया जाता है 11th और 12th का। कोई स्टूडेंट जो क्रैश कोर्स करता है उसको 2 से 3 महीने में ही पूरी 11th-12th की सिलेबस ख़त्म कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस ख़त्म करना तो अपने हाथ की बात है, जब भी चाहिएगा आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना उसके लिए समय की बात है। आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप 2 महीना में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप जो है पढ़ाई के पीछे भागिए। आपका देखिए आपके पास समय आएगा कि आपको मैथ के प्रति डर खत्म हो जाएगा और एक इंटरेस्ट पैदा होगा। क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट पैदा करने का मतलब ही होता है कि आपके क्वेश्चन बनना। अब क्वेश्चन तभी बनता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने कुछ आपको सेशन दे दिया तो इसके लिए सॉरी। अदरवाइज अगर लगता है कि कुछ मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।